भाई गिग वर्कर्स जो है एक बहुत ही चर्चित शब्द बन चुका है पिछले कई सालों में। एंड हमें देखने को मिला कि पिछले कई सालों में बहुत सारे लोगों ने अपने जो रेगुलर जॉब्स थे उन सबको छोड़ा एंड गिग वर्कर की कैटेगरी में वो आज शामिल हो चुके हैं, यानी कि गिग इकोनॉमी का वो हिस्सा बन चुके हैं। क्या है ये गिग वर्कर्स एंड क्या है इनकी समस्याएं? बिकॉज हम ये भी देखते रहते हैं कि कभी जोमेटो के एम्प्लॉयज़ यहाँ पर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कभी अर्बन क्लैब के एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे जा रहे हैं। सो क्या है इनकी समस्याएं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चांद कुब्बा और आज की स्टडी IQ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा कि ये गिग वर्कर्स हैं क्या एंड क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या कानूनी प्रावधान है इनके लिए, वो आज हम देखने वाले हैं। देखिए भाई, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बहुत सारी जनता इस काम में जाती जा रही है, सो जनरली इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाईलाइट होनी शुरू हो गई हैं। गवर्नमेंट ने इनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 लेकर आया। अब ये एक ऐसा कानून है जो कि पहली बार इन गिग वर्कर्स को एक रिकॉग्निशन देता है, पहली बार गिग वर्कर्स को एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को यहाँ पर डिफाइन करता है। अब उसको कई सारे स्कॉलर्स ने कहा, कई सारे विद्वानों ने आप जो बताया है, लीगल स्कॉलर्स ने, कि ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अब क्या है इस सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के प्रावधान एंड कैसे ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो हु इज अ गिग वर्कर, गिग वर्कर है कौन? सोशल सिक्योरिटी का ये जो कोड है, दैट इज द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 में गिग वर्कर को डिफाइन किया गया है। कहता है जी, अ पर्सन हु परफॉर्म्स और पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटीज outside the traditional employer-employee relationship is a gig worker. So basically इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें, outside the traditional employer-employee relationship। आप एक जनरल सी बात को समझते हैं। आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर मैं एक प्राइवेट कंपनी का अगर कर्मचारी हूं तो मैंने उस कंपनी में इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद मुझे ऑफर लेटर आया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड हो सकता है उसमें कोई बॉन्ड पीरियड साइन किया गया हो, 1 साल 2 साल 3 साल। अब होगा क्या, हर दिन मैं अपने ऑफिस जाऊंगा या घर से वर्क फ्रॉम होम करूंगा, कंपनी का काम करता रहूंगा एंड हर महीने की 31 तारीख को मुझे श्योरिटी है कि मेरे पास जो है मेरी तनख्वाह आ जाएगी। इसमें एक कंपैरेटिवली मुझे पता है, एक फ्यूचर की प्रिडिक्टेबिलिटी है कि हर महीने मुझे काम करना है, तनख्वाह आती रहेगी एंड अगर काम अच्छा होगा तो कंपनी की हायरार्की में मेरी प्रमोशंस होती जाएंगी। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, बेसिकली मैं काम तो कर रहा हूं किसी कंपनी के लिए, लेकिन वो ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है जिसकी हमने अभी बात की, उससे मैच नहीं खा रहा है, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पर है, तो मैं एक गिग इकोनॉमी का वर्कर माना जाऊंगा या गिग वर्कर की कैटेगरी में आ जाऊंगा। सो बेसिकली इस डेफिनेशन के हिसाब से जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो गिग इकोनॉमी का हिस्सा आ जाते हैं। और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये जो एयरबीएनबी में आप देखते हैं कि कई सारे लोग जो हैं अपने घरों को किराए पर चढ़ाते हैं, ऐप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑफ कोर्स कंपनी उन लोगों के घरों में गेस्ट भेजेगी, जितने दिन उन्होंने गेस्ट्स को होस्ट किया, मान लीजिए महीने में उन्होंने 30 में से 15 दिन गेस्ट्स को होस्ट किया, तो वो जो मकान मालिक है उसको 15 दिन के लिए यहाँ पर जो जितना भी पैसा आएगा वो दे दिया जाएगा। अब मकान मालिक का उस कंपनी के साथ कोई परमानेंट रिलेशन नहीं है, सिर्फ आप सर्विस दे रहे हो एंड पैसा ले रहे हो। इसी तरह से उबर ड्राइवर्स जो रहते हैं वो पे पर ड्राइव का उनका सिस्टम रहता है। आप उबर ड्राइवर को देखिए तो वो उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक उसे काम करना ही होगा। मन मर्जी के मालिक हैं, जब मर्जी फोन की ऐप ऑन की एंड आप उबर कंपनी की ऐप पे दिखना शुरू हो जाते हो, आपको वो ड्राइव असाइन कर दी जाती है। अगर आपने ऐप ऑफ कर दी तो आप आउट हो काम से एंड कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ट्रेडिशनल रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरह से स्विगी के जो बॉयज रहते हैं, डिलीवरी बॉयज रहते हैं, उनके साथ भी यही होता है, पे पर डिलीवरी का यहाँ पर कंसेप्ट रहता है। आप दिन में अगर 3 घंटे काम करना चाहें 3 घंटे कीजिए, 12 घंटे काम करना चाहें 12 घंटे भी आप काम कीजिए, बट जितना टाइम काम करेंगे, जितनी आप डिलीवरीज करेंगे उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अर्बन क्लैब का भी यही है, जहां पर आपको सैलून से लेकर मसाज सर्विसेज से लेकर हर तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह वगैरह, वहां पर भी आपको ये सब देखने को मिलता है। वेस्ट की भी कुछ कंपनीज हैं जैसे कोलैब ट्रीज है। अब कोलैब ट्री पे आप इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट की यहाँ पर जो है सर्विसेज ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एडन मैकेलम करके एक कंपनी है
जहां पर टीम ऑफ इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की आप सर्विसेज ले सकते हैं। सो बेसिकली आप किसी साइंटिस्ट को एंगेज करना चाहते हैं, उसे आप परमानेंट पे रोल पर नहीं रखेंगे, बट जितना टाइम के लिए आप उसकी सर्विसेज लेंगे उतने टाइम के लिए आप पे करेंगे। अब ये जितने भी वर्कर्स की हमने बात की या जितने भी एग्जाम्पल्स की हमने बात की, ये गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फर्दर यहाँ पर एक और शब्द हमें देखने को मिलता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स का। अब देखिए भाई, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को समझने से पहले एक बात को समझते हैं। जितने भी गिग वर्कर्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही अपना सर्विसेज प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफर है, वो फ्रीलांसिंग करता है। मैंने उसको अपने फंक्शन में इनवाइट किया, मुझे किसी दोस्त से पता चला कि यार ये फोटोग्राफर है, फ्रीलांसिंग करता है, आपके फंक्शन है, आप इसको इनवाइट करो। मुझे उसका काम बहुत ही पसंद आया। मैंने आगे फर्दर अपने 4 दोस्तों की उसको रेफरेंस दी एंड आगे 4 दोस्तों ने उससे काम करवाया। अब ये जो फोटोग्राफर है जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, इसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, बट स्टिल ये एक गिग वर्कर हो जाएगा, बिकॉज यहां पर ये किसी कंपनी के साथ या मेरे साथ कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, आ रहा है, सर्विस दे रहा है, जा रहा है। अब गिग वर्कर्स एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है या बहुत बड़ी कैटेगरी है। उन सभी गिग वर्कर्स में से कुछ लोग जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे उबर हो गया, ओला के ड्राइवर्स हो गए, स्विगी के ड्राइवर्स हो गए एंड जोमेटो के ड्राइवर्स हो गए, या फिर एयरबीएनबी हो गया। अब ये जितने भी गिग वर्कर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, इनको ऑनलाइन इनको प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा गया। सो है ये भी गिग वर्कर्स ही, लेकिन गिग वर्कर्स जो कि प्लेटफॉर्म के थ्रू यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा गया। इसी तरह से जो मैंने कहा कि एक फोटोग्राफर है जो वर्ड ऑफ माउथ से सर्विसेज दे रहा है, यानी कि कहीं सुनी बात के बेसिस पर, मेरी रेफरेंस के बेसिस पर, राइट, सो उसको भी यहां पर हम गिग वर्कर ही कहेंगे, बट वो जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहा है, इसलिए उसको प्लेटफॉर्म वर्कर नहीं कहा जाएगा। यही सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 61 ऑफ दिस कोड, इसमें ये डिफाइन किया गया है प्लेटफॉर्म वर्कर को। प्लेटफॉर्म वर्कर मीन्स अ पर्सन एंगेज्ड इन और अंडरटेकिंग platform work. These are the gig workers who use an online platform to access to get employment. So जैसा कि हमने बात की, वो लोग सारे इसमें कवर हो जाते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स की डेफिनेशन में। अब इंडिया में अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो आज की डेट में लगभग जो है 15 मिलियन अप्रोक्सीमेटली गिग वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं, विच इज क्वाइट अ गुड नंबर। ये जो गिग वर्कर्स हैं 15 मिलियन यानी कि लगभग 1.5 करोड़ गिग वर्कर्स, अगले 8 से 9 साल में हमें 90 मिलियन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 9 करोड़ यहाँ पर गिग वर्कर्स हो जाएंगे। सो अगर अगले 8-9 साल में 90 मिलियन यानी 9 करोड़ गिग वर्कर्स हो रहे हैं, सो इट इज अ वेरी लार्ज चंक ऑफ आवर वर्कफोर्स। इसलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है इनकी सुरक्षा, इनकी सहायता करना। अब क्या क्या इश्यूज हैं गिग वर्कर्स के साथ, वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो इशू हमें देखने को मिलता है कि भाई डे टू डे लाइफ जो है इनकी गिग वर्कर्स की, वो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर हैं, अलग हैं। आपको पता है कि मैं आज परमानेंट एम्प्लॉय हूं किसी कंपनी का, तो मैं आज जाऊंगा, अगले महीने भी मेरा काम इसी तरह चलेगा, इस महीने में पूरी सर्विसेज दूंगा, 1 महीने के एंड में मेरी सैलरी आने वाली है। इनका क्या है, जो गिग वर्कर्स होते हैं इनकी सिक्योरिटी नहीं है, इनको ये नहीं पता है कि आज मेरे पास काम है, कल होगा कि नहीं होगा। सो एक तो ये कि वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल फ्रॉम द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, राइट। दूसरा क्या है, अनलाइक द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, दे डोंट हैव द प्रेडिक्टेबल वेजेस एंड स्टेडी रिलेशनशिप। प्रेडिक्टेबल वेजेस नहीं है भाई, जैसे कि हमने अभी कहा कि हो सकता है इस महीने उन्होंने 50,000 कमाया हो, अगले महीने 1 लाख भी हो सकता है एंड अगले महीने 25,000 पे भी रह सकती है कहानी। स्टेडी रिलेशनशिप का मतलब क्या, आज आप ओला के साथ काम कर रहे हो, कल उबर के साथ हो सकते हो, परसों और किसी कंपनी के साथ। सो बेसिकली आप एक प्रेडिक्टेबल रिलेशन नहीं है कि मैं इसी कंपनी में इस पोस्ट पे काम करता हूं, नहीं है। आपकी कंपनी, आपकी पोस्ट हर महीने हर दिन तक चेंज हो सकती है। फिर क्या कहता है, देयर इज नो प्रेडिक्टेबल फ्यूचर प्रोग्रेशन in career and have to cope up with emotional turbulence due to the income ups and downs। देखो भाई, क्योंकि भाई प्रेडिक्टेबल फ्यूचर है नहीं एंड
प्रोग्रेशन इन करियर कहाँ से होगा? अगर मैं एक कंपनी में काम करता हूं तो आज हो सकता है इस लेवल पे हूं, मैं अच्छा मेहनत करूंगा तो यहां तक पहुंच सकता हूं या टॉप तक पहुंच सकता हूं, लेकिन ये एक कंपनी का एक परमानेंट हिस्सा है नहीं। सो प्रोग्रेशन इन करियर का कोई सवाल यहां पर पैदा नहीं हो रहा। इमोशनल टर्बुलेंसेस, जैसा कि मैंने कहा, बहुत खुश हो सकते हैं कि यार इस महीने तो बहुत पैसा आ गया, बहुत उदास भी हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि उतना पैसा ना आए जितना इनकी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा कर सकें। आखिरी में क्या कहता है जी? रिपोर्ट टाइटल्ड प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म इकोनॉमी demonstrated that a large section of gig workers had no form of social security। अब सोशल सिक्योरिटी एक बहुत ही वाइड टर्म है, इसमें हर तरह की आपकी सिक्योरिटी आ जाती है। बेसिकली सोशल सिक्योरिटी में आपका लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गया, आपकी जो बाकी की जो गवर्नमेंट की तरफ से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, कवरेज है कि नहीं है, या प्राइवेट आप पीपीएफ फंड में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो 90 इनफैक्ट 90 से भी ज़्यादा % के जो गिग वर्कर्स हैं उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी की कवरेज नहीं पाई गई है, ऐसा इन रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिला है। फर्दर यहाँ पर हम बात करते हैं दी सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। सो अभी तक हमने बात की समस्याओं की, एंड मैंने कहा कि उन समस्याओं के कारण यहाँ पर नीड फील की गई कि भाई कोई कानून आना चाहिए। एक बहुत पुरानी नीड है ये, एंड बहुत ही पुरानी डिमांड हो चुकी है। अब इसको देखते हुए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 लाया गया। अब सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की भी थोड़ी सी कहानी सुनिए। हुआ क्या, हमारी जो करंट रिजीम है, करंट गवर्नमेंट है, इनका जो बेसिक यहाँ पर सोच है वो ये कहती है कि भाई हमारे जो पुराने कानून चलते आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं एंड वो यूजलेस कानून हो चुके हैं, एंड एक ही इशू के ऊपर मल्टीपल कानून हैं। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो लेबर से जुड़े हुए जितने भी लॉज हैं उन सबको हम कंसोलिडेट करेंगे, एंड 4 बड़े कानूनों के रूप में हम उन सबको कंसोलिडेट करके एक शक्ल 4 कानूनों की देंगे। उन 4 कानूनों में से एक जो है वो है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। अब ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 है, ये 9 लॉज को कंसोलिडेट करके बनाया गया है, यानी कि पुराने 9 कानून जो कि सोशल सिक्योरिटी से भारत में जुड़े हुए थे उन सबको जोड़कर एक बना दिया गया, एंड उन सबको एफिशिएंटली यहां पर प्रेजेंट किया गया इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। इट डिफाइंस गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसा कि हमने अभी गिग वर्कर की एंड प्लेटफॉर्म वर्कर की एक डेफिनेशन पढ़ी, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि गिग वर्कर को या प्लेटफॉर्म वर्कर को कहीं डिफाइन किया गया हो। इनफैक्ट ये कानून जो है इसलिए भी सिग्निफिकेंट हो जाता है कि पहली बार एक कानून आया है जिसने गिग वर्कर्स को कानूनी रिकॉग्निशन दी है, यानी कानूनी रूप पर पहचाना है गिग वर्कर्स को। इससे पहले यानी कि 2020 से पहले गिग वर्कर्स की कोई कानूनी पहचान नहीं थी। सो देयर वाज नो लॉ, नो स्कीम एट ऑल। अब इस कोड में ये कहा गया, क्या है इसके फीचर्स वो देखते हैं। बेसिकली जो सोशल सिक्योरिटी कोड है या जो एसएससी मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इसमें कहा गया कि भाई देयर विल बी अ नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाएगी। इस बोर्ड का क्या काम होगा, ये जो बोर्ड होगा, इट शैल रिकमेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सुइटेबल स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। यानी कि ये जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर एडवाइस देगा। किस बारे में एडवाइस देगा? सेंट्रल सिक्योरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एडवाइस देगा कि किस तरह की स्कीम्स गिग वर्कर्स के लिए बनाई जानी चाहिए या किस तरह की स्कीम्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए बनाई जानी चाहिए, इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इसी के साथ साथ ये जो बोर्ड है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, इसको एक और जिम्मेवारी यहां पर दी गई है, वो ये कि जितनी भी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उन सबको मॉनिटर करने की जिम्मेवारी भी किसकी होगी? नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की होगी। यानी कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड ये देखेगा, ये ध्यान रखेगा कि जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आ रही हैं क्या वो अच्छे से इंप्लीमेंट की जा रही हैं या उसमें कोई खामी तो नहीं रह गई। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि जितनी भी स्कीम्स लाई जाएंगी इनमें ना सिर्फ गिग वर्कर्स बल्कि उनके जो परिवार होंगे उनको भी कवर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी स्कीम लाई जाती है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस गिग वर्कर्स को दिया जाता है तो ना केवल गिग वर्कर्स, उनके परिवारों तक को वो स्कीम का लाभ दिया जा सकता है।
फर्दर हम देखते हैं सेक्शन 114। ये जानबूझकर मैं आपकी स्क्रीन पर एक सेक्शन लेकर आया हूं, इसका पर्पस अभी आपको पता चलेगा। एक बार इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है जी, द सेंट्रल गवर्नमेंट में, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम एंड नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम सुटेबल सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर गिग वर्कर्स एंड फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवरेज, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, old age protection, crèche and any other benefit as may be determined by central government। so basically इन सभी मुद्दों के ऊपर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, गिग वर्कर्स के लिए स्कीम्स लेकर आ सकती है। मैंने यहाँ पर एक शब्द दिया मे, यहाँ पर आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फंडिंग की बात करें तो ये जो स्कीम है, इसकी फंडिंग कहां से होंगी? जितनी भी स्कीम्स एनएसएसबी यानी कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा, उन सभी स्कीम्स की फंडिंग कहां से होगी? तो बताया गया कि उन सभी स्कीम्स की जो फंडिंग है वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर सकती है, चाहे सेंट्रल एंड स्टेट मिलकर फंडिंग कर सकते हैं पार्शियली, या फिर सेंट्रल एंड स्टेट के साथ साथ एग्रीगेटर का भी रोल आ सकता है। यानी कि जो कंपनियां इन गिग वर्कर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयमेंट का, वो उनको एग्रीगेटर कहा जाता है। एग्रीगेटर मीन्स अ डिजिटल इंटरमीडियरी और अ मार्केट प्लेस फॉर अ बायर और यूजर्स ऑफ द सर्विस टू कनेक्ट विद द सेलर और द सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, जोमेटो हो गया, अर्बन क्लैप हो गया, ये कंपनियां, इनको एग्रीगेटर कहा जाता है। सो बेसिकली फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ से भी दे सकती है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिक्स दे सकते हैं। एग्रीगेटर को भी यहाँ पर फंडिंग के लिए, फुल्ली फंडिंग करने के लिए या पार्शियल फंडिंग करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, कहा जा सकता है। तो ये फंडिंग का इसमें सोर्स बताया हमने। फंडिंग के बाद कहता है जी हाउ टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दी स्कीम। सो बेसिकली भाई देखो, आपके पास हर दिन फूड डिलीवरी गाइज आते हैं, आपके पास हर दिन आप कैब्स में ट्रेवल करते हो, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको इसके बारे में आप बता सकते हैं। हालांकि अभी राइट टाइम है कि नहीं बताने का, वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। कहता है जी ईच गिग वर्कर विल हैव टू रजिस्टर ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बी सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाएगी एंड वहां पर हर गिग वर्कर को रजिस्टर करना होगा। गिग वर्कर्स की मिनिमम एज जो है वो 16 साल है, यहाँ पर 16 ईयर्स यहाँ पे बताई गई है। यानी कि 16 ईयर्स से कम के जो गिग वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते बेसिकली। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर सेटअप करने वाली है, जो कि इन गिग वर्कर्स को अवेयर करेगा, इनमें अवेयरनेस जनरेट करने के साथ साथ इनकी मदद करेगा। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी उन सब में इनको लाभ कैसे मिल सकता है, उसमें यहाँ पर ये जो हेल्पलाइन है इनको हेल्प करने वाली है। Now, why is it called a missed opportunity? क्या ऐसी खामियां रह गई इस कोड में कि इसको मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहा गया है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये कि इसमें एड्रेस नहीं किया गया है एक फंडामेंटल इशू को, दैट इज द फ्लक्चुएशन इन द इनकम ऑफ दिस गिग वर्कर्स। मैंने अभी क्या कहा कि आज हो सकता है 50,000 आपकी इनकम है, हो सकता है कल 1 लाख हो जाए, या हो सकता है कल को 30,000 रुपए रह जाए। अब ये फ्लक्चुएशन बहुत बड़ी है। एक तो इसको यहाँ पर हल नहीं किया गया है, इसको कोई इंश्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दी गई है। दूसरा जो ये लैंग्वेज ऑफ कॉड है, जो इसमें भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मोस्टली वो रिकमेंडेटरी है, यानी कि उसमें रिकमेंडेशंस दी गई हैं, बाइंडिंग नहीं है। अब यहाँ पर वो सेक्शन 114 को याद करें, अब यहाँ पर शब्द क्या यूज किया गया है? मे। अगर यहाँ पर शेल शब्द आ जाता तो क्या होता जी? रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती, बट यहाँ पर क्या आया? मे। कर सकती है, करना होगा, इससे शेल कर सकती है, सरकार ऐसा कर सकती है, मे हो गया, राइट। सो जो रिकमेंडेशन है वो जो लैंग्वेज है कोड की, वो सिर्फ रिकमेंडेटरी है। नो इलैबोरेट रिपरकशंस इन केस द सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्स टू फॉर्मुलेट द स्कीम्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं बनाती, जो कि अभी तक कुछ बनाया भी नहीं है, सब्सटेंटिव हमें देखने को मिला भी नहीं है, तो एक तो कोई टाइमलाइन नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इतने समय में स्कीम्स बनानी ही होंगी, एक तो वो कमी हो गई। अगर दूसरा बनाई नहीं, 5 साल ना बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या करोगे? कुछ भी इसमें प्रावधान नहीं दिया हुआ है। फिर कहता है जी कि 3 कैटेगरीज आपने यहाँ पे वर्कर्स की बनाई। एक वर्कर की कैटेगरी बनाई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, दूसरी बनाई गिग वर्कर्स, तीसरी बनाई प्लेटफॉर्म वर्कर्स। एंड कोड ने कहा कि सरकार इन तीनों के लिए अलग अलग स्कीम्स लेकर आएगी। इस कोड में ये बात कही गई कि फॉर all these categories different social security schemes will be brought up। अब यहां पर एम्बिग्विटी आ रही है। एम्बिग्विटी क्या आ रही है समझते हैं। मान लीजिए एक महिला है,
उनका एक पार्लर है, अब वो उस पार्लर में काम करती हैं एंड एट द सेम टाइम अगर वो पार्लर में काम कर रही हैं तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगी, क्योंकि वो उनका खुद का पार्लर है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की कैटेगरी में आ जाएंगी, बिकॉज उस पार्लर में 10 से कम एम्प्लॉइज हैं, इसलिए वो उस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की कैटेगरी में आ जाएंगे। एट द सेम टाइम जब वो शाम हो जाती है या दोपहर में 2 घंटे के लिए वो क्या करती हैं, अपने पार्लर को लॉक लगाती हैं एंड अपना अर्बन क्लैब का जो आईडी है उसे ऑन करती हैं। जो भी अर्बन क्लैब से उनको ऑर्डर रिसीव होता है उस ऑर्डर को वो पूरा करने के लिए जाती हैं, यानी कि अपनी सर्विसेज अर्बन क्लैब के थ्रू भी वो दोपहर में देती हैं। अब क्या हो गया, ये जो महिला हम बात कर रहे हैं, ब्यूटिशियन की बात कर रहे हैं, ये 2 कैटेगरीज में आ जाती हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की कैटेगरी में, दूसरा प्लेटफॉर्म वर्कर की कैटेगरी में। अब ऐसे में इनको किस कैटेगरी की स्कीम का लाभ मिलेगा, इसके ऊपर भी यहां पर एक एम्बिग्विटी है। कई सारे वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि तीनों कैटेगरीज में, ऑफ कोर्स ये भी तीनों कैटेगरीज में ही आ गई, बिकॉज ये गिग वर्कर तो है ही है क्योंकि प्लेटफॉर्म वर्कर हैं एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर भी हैं। सो ऐसे में कौन सी कैटेगरी में इनको लाभ दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत ही एम्बिग्विटी हमें देखने को मिलती है। आखिरी में एक और यहाँ पर जो मुद्दा हमें उठाया जा रहा है आजकल, वो ये कि ये जो सोशल सिक्योरिटी इनको दी जा रही है, ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड इनके लिए लाया गया है, ये ऐसा लगता है कि सरकार इनके ऊपर एक एहसान कर रही है, एक फेवर कर रही है, एक अधिकार के रूप में इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। इट इज नॉट गिवन एज अ मैटर ऑफ राइट टू दीज वर्कर, यानी कि उनका हक है ऐसा नहीं किया जा रहा है। सरकार जैसा मानो फेवर कर रही है कि हम दे देंगे यार, हम दे देंगे सोशल सिक्योरिटी दे देंगे, बट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एज अ राइट। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब क्योंकि नंबर ऑफ जो गिग वर्कर्स हैं वो बढ़ा है, कोविड के दौरान और ज्यादा बढ़ा है एंड लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है गिग इकोनॉमी की तरफ, क्योंकि हर कोई फ्रीडम चाहता है एंड लोगों को लगता है कि गिग इकोनॉमी में आप अपनी सर्विसेज, चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब्स हों, चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब्स हों, चाहे वो मैनेजमेंट जॉब्स हों, साइंटिस्ट जॉब्स हों, टीचिंग जॉब्स हों, हर लोग जो हैं, हर कैटेगरी के लोग इसमें जाना चाहते हैं, हर फील्ड के लोग इसमें जाना चाहते हैं। सो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि एक कड़ा कानून लाना चाहिए था सरकार को, जो कि नहीं आया। अगर ये कानून लाया गया है जो, इसमें भी सुधार करने की जरूरत फील की गई है। सो लेट्स सी कि सरकार इसमें क्या आगे कदम उठाती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके विचार इससे कुछ निकल कर आते हैं, आपके मन में कोई विचार हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।